दोस्तों, आज देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में, राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा वाला दिन था। मतलब जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज राहुल गांधी ने करनाल के असंध में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया हरियाणा में। ये हरियाणा में उनकी पहली रैली थी। दिलचस्प ये है दोस्तों कि राहुल गांधी जिस वक्त अपनी रैली में पहुंचे, उसके पहले और उस दौरान भी, मतलब इधर राहुल गांधी की रैली चल रही थी और उधर नरेंद्र मोदी फोन पर बात कर रहे थे हरियाणा के ही लोगों से। बड़ी अजीब सी स्थिति थी और इस तरह के वाक्य हमने बहुत कम देखे हैं कि एक ही राज्य में दो बड़े नेता देश की दो बड़ी पार्टियों के सक्रिय हों। अमूमन दोस्तों चुनाव में ही ऐसा कुछ देखने को मिलता है। राहुल गांधी एक तरफ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। हर किसी की नजरें इस बात पर थी कि मोदी जी की दो चुनावी रैलियां फ्लॉप रही तो क्या राहुल गांधी की हिट रहेगी? जनता जुटेगी तो कितनी जुटेगी? पब्लिक का जोश कैसा रहेगा? टेम्पो हाई रहेगा या लो रहेगा? वहीं नरेंद्र मोदी उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल में लंबा चौड़ा लाइव पोस्ट किया, लाइव बातचीत की किनसे? अपने कार्यकर्ताओं से। एक तरह से बूथ लेवल पर कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं से फोन पर बात करके अलग अलग जिलों से हरियाणा के नरेंद्र मोदी अपनी बात साझा कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि एक भी इलेक्शन एक्सरसाइज है जिसमें आप पब्लिक से बात नहीं कर रहे, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उनको ये बता रहे कि हर बूथ कैसे मजबूत करना है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पब्लिक से बात कर रहे थे, लेकिन पब्लिक से बात करते करते राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी बात एक ही कर रहे थे और दोनों की एक ही बात पर दोनों का जो भी वक्तव्य है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या समानताएं हैं, वो मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक कार्यकर्ता से बात कर रहे थे उस वक्त जब राहुल गांधी की रैली चल रही। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी रैली में आखिरकार कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी पहली रैली में ही साथ बिठाकर ये तय कर दिया कि अगर गुटबाजी है भी कांग्रेस में तो कम से कम इतनी नहीं है कि एक मंच पर ना आ सके सब। तो एक मंच पर बिठा दिया राहुल गांधी ने तीनों को। अब नरेंद्र मोदी पर दबाव है कि वो भी राव इंद्रजीत और अनिल विज और नायब सिंह सैनी, जो कि हर कोई अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहा है, ऑफिशियल सीएम कैंडिडेट के अलावा भी सबको एक मंच पर बिठा दें। खैर, राहुल गांधी दोस्तों जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यकर्ता से उसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। हालांकि जब मोदी जी फोन पर बात कर रहे थे तो सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मोदी जी कंफ्यूज तो नहीं हो गए। फोन पे बात करना वन वे नहीं होता। फोन पे बात करने में आपको सामने वाले की भी सुननी होती है, क्योंकि मोदी जी फोन पर भी बात कर रहे थे तो लग रहा था कि रैली को संबोधित कर रहे हैं। खैर, मोदी जी यहाँ अपने कार्यकर्ता से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान या उससे पूर्व में भी दलितों पर कितना अत्याचार हुआ। देखिए, आपको तो मालूम है, जयनारायण जी को पता है, उस जमाने में हमारे दलित समाज के भाई बहनों पर कितना जुल्म होता था और कितनी बड़ी घटनाएं होती थी और उनका मीडिया मैनेजमेंट ऐसा था, कुछ बाहर नहीं आता था। और आज भी ये झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है और ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे मानो वो ही सत्य का अवतार है, वही जैसे राजा हरिश्चंद्र है। इतना झूठ बोलने में एक्सपर्ट बन गए हैं लोग और नकाब पहन लेते हैं राजा हरिश्चंद्र का। और इसलिए घर घर जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करना पड़ेगा। दलितों पर, पिछड़ों पर कैसा अत्याचार करते हैं। अब ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। हरियाणा को पहली बार ओबीसी चीफ मिनिस्टर मिला है, पहली बार पिछड़ा समाज से मिला है। लेकिन ये कांग्रेस वाले बोलेंगे नहीं। आप पूरे देश में जाकर के जाति 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 के गीत गाएंगे, मुस्लिम बस्ती में जाएंगे तो जाति का नाम भी नहीं देते जी। और हरियाणा में तो बिल्कुल ताला लग गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जाति की बात बोलेंगे तो हरियाणा में तो कभी उन्होंने कभी पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और भाजपा ने एक अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी रैली में बड़े स्तर पर उसी मुद्दे को उठाया जो वो लगातार उठा रहे और बहुत ही मजबूती से उठाया। लगातार बीजेपी पिछले 10 दिन से ये नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए, कुमारी शैलजा का अपमान करके ये दलित विरोधी मानसिकता इनके सामने आ गई कांग्रेस पार्टी की। अब कुमारी शैलजा को तो मंच पर बिठा दिया राहुल गांधी ने और उसी मंच पर बिठा दिया दीपेंद्र हुड्डा को और इसी मंच से कह दिया कि इसी संसद में
मैं जातिगत जनगणना और इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना पास कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरह से नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा चैलेंज राहुल गांधी दे रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप सुनिएगा, लेकिन दिलचस्प है दोस्तों कि दोनों एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। किस मुद्दे पर? कि पिछड़ों की राजनीति कैसे करनी है। देखिए मोदी जी बता रहे हैं कि देखिए एक सैनी जाति के एक शख्स को हमने सीएम बना दिया, तो सब मोदी जी नॉन जाट राजनीति कर रहे हैं, जो कि बीजेपी का आधार रहा है, बीजेपी करती रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, सबकी अपनी राजनीति करने का तरीका है। और वहीं राहुल गांधी बार बार मंच से ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये सबकी सरकार होगी। समझदार को इशारा काफी है। और वो सब बैठे हुए थे मंच पर, शैलजा भी बैठी हुई थी, हुड्डा भी बैठे हुए थे, और दोनों की मौजूदगी में वो जातिगत जनगणना की बात मजबूती से उठा रहे थे, कहते हुए कि यही एक तरीका है जिससे आप सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है, उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए, चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है यह हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे चोट लगती है, आपको पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, चेक कराओ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता लगाओ। कभी आरएसएस कहती है करना चाहिए, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना। सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। 250 सबसे बड़े बिजनेसेस देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीईओज की लिस्ट निकाल लीजिए, ओनरशिप जिसके हाथ में उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। आपको उसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है। गरीब जनरल कास्ट भी वहां आपको नहीं दिखेगा। सिलेक्ट लोग हैं। अदानी जी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उससे कनेक्टेड हैं। वो सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है, भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही बिजनेसेस है। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं।
3 दलित हैं, आबादी 15%, 90 में से 3। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3। होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसे का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा।